जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं या किस विषय में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये विषय है नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जो कि अध्याय नंबर 6 है, कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब का। एनसीईआरटी से लिया गया है या एनसीईआरटी से है ये। तो हम इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय में क्या बता रखा है नगरों के बारे में, उस नगर में किस प्रकार के व्यापार और किस प्रकार के व्यापारी रहा करते थे उनके बारे में, और जो शिल्पी जन, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं ना, जो नक्काशियां बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो किस तरह के लोग थे और किस जगह पर क्या बनाया जाता था। और वो नगर जिनके नाम इसके अंदर आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये कि आप उसको समझिए, पढ़िए मत, समझिए। इतिहास पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। और साथ में आपको क्या करना है ना, कॉपी पेन लेके बैठना है और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको मार्क करते रहिए, लिखते रहिए, या फिर आप भी बुक लेकर के बैठ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम समझ के ही पता चलेगा हमारे को कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के कुछ नगरों के बारे में, और वहां पर किस प्रकार के व्यापार होते थे, और जैसे व्यापार होंगे ऑब्वियस सी बात है वैसे ही व्यापारी वहां पर होंगे, है ना। अब जैसे कि लकड़ी का अगर व्यापार होगा तो भाई लकड़ी के व्यापारी होंगे, है कि नहीं। शिल्पीजन किस प्रकार के क्राफ्ट्समैन वहां पर रहते थे, किस प्रकार के शिल्प जो है, शिल्प कला जो है उस नगर की फेमस थी। तो बहुत ही फेमस चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। जैसे आप किसी नई जगह चले जाएं अगर, तो आप उस एरिया के बारे में, जो जिस एरिया में आप जा रहे हैं उसके बारे में आप कुछ तो दिमाग में सोच के जाएंगे कि यार वो ना शायद ऐसे होगा, शायद वैसे होगा। ऐसे ही नए नए नगरों में जब यात्री जाता है तो वो अपने मन में कुछ आकांक्षाएं लेकर के जाता है कि यार ये जगह शायद ऐसी होगी, शायद ऐसी होगी। तो इस पर ही बात इसमें हम करने वाले हैं। आगे लिखा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र। मतलब क्या उस नगर में एक मंदिर था जो मुख्य हुआ करता था, जहां से ही लोगों का प्रशासन जो है चलता है, या फिर केवल एक प्रशासनिक केंद्र, जैसे कि दिल्ली क्या है, प्रशासनिक केंद्र है। एक वाणिज्य शहर, मतलब उसमें केवल व्यापार की चीजें हुआ करती थी, है ना। एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर, मतलब शहर भी अलग अलग प्रकार के हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस शहर में जाते हैं। जैसे कि अगर आप मथुरा की ओर जाएंगे, यूपी में जाएंगे, यूपी में मथुरा वृंदावन जाएंगे, तो वो मंदिर नगर है, वहां पे बहुत सारे क्या है, मंदिर हैं। आप दिल्ली आ जाएंगे तो दिल्ली में आपको मंदिर कम मिलेंगे, और प्रशासनिक केंद्र है क्योंकि यहाँ पर तो आपको पीएमओ ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये ज्यादा मिलेंगे, है ना। आप सूरत वगैरह चले जाएंगे तो आपको वाणिज्य शहर मिलेगा, वहां पर कोई कोस्टल एरिया में चले जाएंगे तो भाई पत्तन नगर मिल जाएगा। ये किस प्रकार का कौन सा शहर है वो डिपेंड करता है कि उसका जो फ्यूचर है, सॉरी जो पास्ट है, वो कैसा था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। मतलब एक ही नगर के अंदर वो प्रशासनिक नगर भी हुआ करते होंगे और मंदिर नगर भी, साथ साथ में वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प के उत्पादन में भी जो है उनका मुख्य भूमिका निभाई होगी उन्होंने। मतलब एक ही शहर के अंदर एक ही नगर जो है, उसमें प्रशासनिक नगर भी आ गया, वहां पर मंदिर भी मिल गए आपको, और वहां पर भाई वाणिज्य भी हो रहा है। अगर आज के टाइम में आप कहीं जाते हैं, किसी भी एक जगह आप चले जाइए, वह वो प्रशासनिक केंद्र भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। प्रशासनिक, क्यों भाई, उस राज्य का प्रशासन, उस नगर का प्रशासन तो वहां पर चल ही रहा होगा ना। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी मिल ही जाएगी वहां पर, या नगर पालिका। तो प्रशासनिक केंद्र हो गया वो, साथ में मंदिर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, वहां पर मंदिर मस्जिद हो सकते हैं, तो मतलब मंदिर नगर भी हो गया। अब भाई मंदिर के बाहर भी आप देखेंगे तो वहां पर भाई व्यापार तो हो रहा होता है ना, वाणिज्य तो चल ही रहा है, व्यापार तो उस नगर का चल ही रहा है। तो वाणिज्य के कार्यकलापों में भी आगे वो लोग। और शिल्प उत्पादन कहीं ना कहीं के ना, कोई ना कोई चीजें बड़ी ही बेहतरीन होती है, चाहे वहाँ की मूर्ति कला हो, है ना, चाहे शिल्प कला हो, कोई भी चीज। तो कह रहे हैं कि जो नगर है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और वो मर्ज होकर के कोई एक बड़े नगर भी बन सकते हैं। तो एक मैप है नीचे हमारा, जिसमें कुछ नगरों के बारे में बताया गया है कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र है ये। इसको थोड़ा सा छोटा अगर हम कर ले तो आई थिंक फायदा हो जाएगा, है ना। ये रहा। तो देखो यहाँ पर डॉटेड में बता रखा है, जैसे काबुल, है ना, किसके बारे में फेमस है ये, शिल्पकारी और व्यापार में। ये वाले काबुल, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, है ना, मुंबई, बीदड़, बीजापुर, गोलकुंडा, इस तरह से बहुत सारे, मदुरै, है ना, उरैयूर, तंजावुर, तंजावुर के बारे में भी आप पढ़ेंगे भी,
कांचीपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुपति, है ना, कमलापुरम, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी के उत्पादन में बहुत ही प्रमुख केंद्र थे, इंपॉर्टेंट जो है ये सेंटर थे। उसमें भी आप जो ये ब्रैकेट में देख रहे हैं ना, सूरत, मछलीपट्टनम और हम्पी, इन तीन के बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसी अध्याय में मेन इन तीन नगरों के बारे में बताया जाएगा, बाकियों के बारे में भी है बट इन तीन के बारे में ज्यादा है। तो देखो बहुत सारी चीजें इसमें क्या बन जाएगी आपकी, इंपॉर्टेंट बन जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली बन जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक नंबर के सवाल तो उसमें से आने ही है, और टेक्स्ट बुक के अंदर से सवाल आते हैं। अब ठीक है, अब वो पैटर्न हट गया कि आप केवल क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाएंगे, वन लाइनर पढ़ लेंगे, अब ये हट गया। ठीक है, एनालिटिकल सवाल आते हैं, आपको सोचना समझना पड़ेगा उसमें, तो पढ़ना पड़ेगा ठीक से। इन मैप को ध्यान से देखना है, कौन सी जगह कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जैसे नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ में, देखो साउथ में ज्यादा दिख रहे हैं आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। नॉर्थ में देखो आप, एक ही चीज मिल रहा है। आप अगर वेस्टर्न एरिया में आओगे तो भी आपको लगभग ज्यादा चीजें नजर आएगी, है ना। ईस्टर्न एरिया में मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, और थोड़ा सा ऊपर क्या आओगे और आओगे, नहीं सेंट्रल की तरफ आओगे तो पुष्कर। और पुष्कर एक जगह फेमस भी है, अजमेर के पास है ये, जयपुर के अंदर। यहाँ पर पूरी दुनिया का केवल एक, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, जो कि कहाँ पर है, पुष्कर के में। ठीक है, और पुष्कर झील भी है यहाँ पर, तो उसी के निकट है ये ध्यान रखिएगा आप। तो चले आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ, दोनों मिलकर के सीखते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले बात हो रही है प्रशासनिक केंद्र की। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं बड़ा, क्योंकि ये बड़ा ही ठीक था, या और थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको फोन पर या जहां भी आप देख रहे हैं आपको समझ में आए। चलिए, प्रशासनिक केंद्र कह रहे अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कह रहे हैं कि अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले थी, की यात्रा पर चलते हैं। किसकी यात्रा पे चल रहे हैं हम, तंजावुर की। और ये किसकी राजधानी है, चोल राजाओं की। ठीक है, एक नंबर का सवाल आपका यहाँ पर आ गया कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर। ठीक है, तो हम तंजावुर के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, मैम, जो भी हैं आप। चलिए देखिए तंजावुर के बारे में क्या बताया गया है। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। एक नंबर का सवाल है आपका यहाँ पर, वर्ष में यानी कि 12 महीने कौन सी नदी जो है वो बहती है। एक तो हो गया आंसर कावेरी नदी, और ये जो नदी है वो कहाँ पर है, तो तंजावुर के पास है। ठीक है, राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कंजर मल्लन राजराज पेरुत पेरुतचन, तो नाम ही थोड़े ऐसे होते हैं। ठीक है, पेरुतचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। आपको इमेजिन करना है यहाँ पर कितनी बेहतरीन चीज बता रखी है ना, कि वर्ष में 12 महीने कावेरी नदी इस नगर के किनारे बह रही है, नदी का शोर, साथ में राजा राजराज चोल ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, उस मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं। पहले मंदिर जो है ना घरों में नहीं हुआ करते थे, बाहर हुआ करते थे, और उनकी घंटी इतनी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, जब वो बजती थी ना पूरे नगर में आवाज आते थे उसके, है ना। तो सोचो कि आप एक नगर के कोने में बैठे हो तब भी आपको उस घंटी की आवाज सुनाई देगी, उस नदी की गिरने की आवाज, बहने की आवाज सुनाई दे रही है। और लोग ने जिस तरह के नगर को बनाया था, किसने बनाया था, लोग नगर के वास्तुकार। उस नगर को बनाया किसने, उनके वास्तुकार कौन थे, कंजर मल्लन राजराज पेरुथचन। ठीक है, इनकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए थकते ही नहीं है, यार कितनी बेहतरीन चीज बनाई है। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या करा, मंदिर की दीवार में अपना नाम लिखवाया, इसलिए इतिहास में आज हमें इनका नाम पता है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है यहाँ पर। कौन से मंदिर में, राजराजेश्वर मंदिर की इसमें बात की जा रही है ना। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बनाए हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। ठीक है, मंडप में क्या किस लिए मंडप को बनाया गया है, दरबार लगाने के लिए, जिसमें राजा जो है ऑब्वियस सी बात है अपना दरबार जो है वो लगाएंगे।
यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। तो देखो ये मंदिर नगर हो गया, यानी कि मंदिर तो है, साथ साथ में प्रशासन का केंद्र भी हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर दरबार भी लग रहे हैं और आदेश भी दिए जा रहे हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं कि जो सेना के लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो कहाँ पर रुकेंगे, तो उस नगरों में किस किस एरिया में वो रुकेंगे रहेंगे, उनके लिए शिविर भी बनाए गए हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में भी बहुत सारे सवाल मिल गए कि कौन किस नदी के पास तंजावुर है, कावेरी नदी। राज राजा जो है किस वंश के राजा थे, चोल राजा थे, और इन्होंने जिस मंदिर का निर्माण कराया उसका नाम राजाराजेश्वर मंदिर है, ठीक है। और जो तंजावुर नगर है उसके वास्तुकार का नाम कंजर मल्ल राजराज पेरुचन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। कैसे पता चला हमारे को इनके नाम के बारे में, तो इन्होंने भाई अपने नाम को गर्व के साथ मंदिर की दीवार पर लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया हुआ है। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाब से होती है। देखो नगर में सब कुछ है, हलचल है पूरी तरह से, बाजार है वहां पर जहां पर अनाज बिक रहा है, मसाले बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, आभूषण बिक रहे हैं। और नगर में जल की आपूर्ति, क्योंकि देखो नगर में कावेरी नदी तो 12 महीने बह रही है, तो जल की कमी तो होगी नहीं। और फिर भी हर एरिया से तो निकलेगी नहीं ना, वो एक किनारे से निकलेगी। तो जगह जगह पर कुएं और तालाब भी बनाए हुए हैं जहां पर पानी पूर्णतः रखा रहता है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती राज्य जो नगर है उसका नाम है उर्रैयूर, ठीक है। इनके सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां जो है वो बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र कपड़ा तैयार करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य से मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको पता चल गया, हमने तंजावुर के बारे में पढ़ा, तंजावुर किस तरह का नगर हो गया, तो यहाँ पर आपको मंदिर भी देखने को मिला, है ना। उसके बाद इसी मंदिर से जो है प्रशासन भी किया जा रहा था, इसी मंदिर से जो है प्रशासन भी किया जा रहा था, तो प्रशासनिक केंद्र भी हो गया। अच्छा यहाँ पर बाजार भी है ना, बाजार भी है इस नगर में, तो उसका मतलब ये वाणिज्य का भी केंद्र हो गया। साथ साथ में जो इसके निकटवर्ती नगर है जिसका नाम है उर्रैयूर, ठीक है, यहाँ के जो बुनकर है ना, यहाँ के जो वो लोग हैं जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो वीवर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, झंडे झंडियां बना रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, राजाओं के लिए भी बना रहे हैं, अभिजात वर्गों के लिए भी बना रहे हैं, और साधारण लोगों के लिए भी कपड़े जो है वो तैयार कर रहे हैं, है ना। और साथ में देखो मूर्तिकार भी है यहाँ पर, जो कांसे की मूर्ति बना रहे हैं, जो कि लंबे हैं, सुंदर, छोटा घंटा धातु के बना बना करके वो यहाँ पर भेज रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो देखो एक ही नगर, जिस मंदिर नगर भी हो गया, वो प्रशासनिक केंद्र भी हो गया, यानी प्रशासनिक नगर भी हो गया, वाणिज्य के लिए भी काम आ गया, है ना। तरह तरह के कामों को एक ही जगह पर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नगर काफी फला फूला होगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पर मिल गए होंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे। लोग जो है वो तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे। अभी आपने तंजावुर के बारे में पढ़ा कि वहां पर नदी जो है कौन सी है, कावेरी नदी, जो कि 12 महीने बह रही है ना। बहुत अच्छा बाजार है वहां पर, मंदिर अच्छे से बने हुए हैं, और तरह तरह की चीजें जो है बाजार में बिक रही हैं, हर तरह की, अनाज से लेकर के आभूषण से लेकर कपड़े तक, सब कुछ, मूर्तियां वगैरह सब। तो वो कह रहे हैं कि महान नगर क्यों कहा जाता है। अगर आप समझ चुके हैं तो नीचे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे है मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, है ना। मंदिर नगर की बात हो रही, मतलब ऐसा नगर जहां पर मंदिर ज्यादा है या मंदिर से वो शुरू होता है। और तीर्थ केंद्र क्योंकि भाई वो लोग तो आएंगे ना भाई यात्रा करने के लिए, है ना। आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, आगे भी लोग जाएंगे, पहले भी जाते थे। तो उन्हीं की बात हो रही है कि मंदिर नगर होने के बाद वो तीर्थ केंद्र कैसे बन जाते हैं। देखो क्या है, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, है ना। तंजावुर जो है एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। कौन सा मंदिर है वहां पर, बताइए फटाफट से। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो मंदिर नगर है वहां पर नगरीकरण कैसे किया जाएगा, ठीक है, वहां पे लोगों को कैसे बसाया जाएगा, इसका एक महत्वपूर्ण जो है प्रतिरूप, प्रतिबिंब जो है वो प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर नगर को बनाया जाएगा, ठीक है। तो मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकते हैं, वो है मंदिर। भाई देखो, लोग आएंगे तो वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था उस नगर की चलेगी, और सामाजिक रूप से भी मंदिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था, और पर्वोत्सव यानी कि जो पर्व आते हैं, जैसे कि अभी होली आने वाली है ना, दिवाली, तरह तरह के जो पर्व हैं, कह रहे ये भी मंदिर में मनाए जाते हैं। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते हैं। तो देखो, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्या चाहिए, व्यापार चाहिए, पैसा चाहिए, बाजार चाहिए, वो भी मिल गया। और सामाजिक तौर पर आपको मंदिर में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, शादी ब्याह कराया जा रहा है वहाँ पर, है ना, पूजा पाठ किया जा रहा है, और पूजा पाठ हो गया वहां पर, और क्या किया जाता है भाई, हवन वगैरह सब कुछ जो है उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जहाँ पर एक तरह के लोग आकर के बैठते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो मंदिर जो है नगरीकरण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। और नगरीकरण तो आपको पता ही है भाई, नगर को कैसे बनाया जाएगा, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक प्रोसेस होता है वो। ठीक है, तो तंजावुर जो है वो मंदिर नगर का भी एक उदाहरण है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो कितना बेहतरीन एक लुप्त मोम तकनीक के बारे में, इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये कृष्ण भगवान है हमारे, ठीक है, जिन्होंने कालिया नाग पर काबू पाया था। आपने अगर देखा सुना होगा तो आपको पता होगा, यमुना नदी में कालिया नाग था, बहुत बड़ा सा फन फैला है। प्रेम मंदिर अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छे से बना रखा है इसको। तो देखो उन्हीं के बारे में बता रखा है कि ये जो बनाया गया है, ये इसको बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मतलब गायब हो जाना, मोम मतलब मोमबत्ती में जो मोम यूज होता है ना, उसकी बात हो रही वैक्स की, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके धातु की चीजें कैसे बनाई जा रही है, घंटा धातु की, उसको देख लेते हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु है, साइंस के अंदर बार बार बताया जाता है, ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे और रांगा यानी कि टीन को मिलाते हैं, ठीक है। किसको मिलाते हैं भाई, तांबा और रांगा यानी कि टीन को, ये ध्यान रखना, ये एक नंबर में आ जाता है कई बार। इसके मेल से हम कांसे को बनाते हैं। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। मतलब अगर हमको घंटा धातु बनाना है तो देखो, जैसे 50% रांगा तांबा लिया, 50% रांगा, तो इससे घंटा धातु नहीं बनेगा। घंटा धातु के लिए आपको क्या करना है, रांगे की क्वांटिटी को बढ़ाना है और तांबे की क्वांटिटी को घटाना है, ठीक है। मतलब रांगा आपने 80% ले लिया और घंटा तांबा जो है 20%, तब जाके वो घंटा धातु तैयार होगा। अनुपात जो है ऑब्वियस सी बात है, रांगे की ज्यादा होगी कांसे से। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। जो आप मंदिर में सुनते हैं ना, घंटी जो बजती है, वो इसी ध्वनि से आता है, जिसमें टीन की मात्रा ज्यादा होती है, तांबे की कम। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां कह रहे हैं अध्याय 2 में, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक है तो आप वहां पर देख लीजिएगा। कह रहे हैं वहां पर लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, यानी कि चोल के टाइम में जो कांस्य की मूर्ति बनी है, ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, लुप्त मोम, ठीक है। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। सबसे पहले जो मूर्ति, जैसे यही मूर्ति है ना, इसको मोम से बनाया गया है, ठीक है। कैसे बनाया गया, इसको मोम से, मोमबत्ती के नहीं, वैक्स से बनाया गया है। इसमें चिकनी मिट्टी से पूरी तरह इसको लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर इसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगाई, और चिकनी मिट्टी लगाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करा गया, जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, ताकि वो जो है पक जाए बहुत अच्छे से। सूख गया भाई, अब उसको भट्टी में डालिए, क्या कर दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा, और इसके आवरण में एक छोटा सा छेद बना दिया जाता था। अब इसे छेद किया तो उसमें से जो मोम है वो पिघल करके क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर आ जाएगा। देखो पहले मोम लिया, मोम से मूर्ति बनाई, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से उसको लेप लगा दिया अच्छे से, फिर चिकनी मिट्टी को सुखाया और फिर भट्टी में गर्म कर दिया। अब जो गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोम अंदर पिघलेगा, तो इसमें मान लो कहीं से थोड़ा सा छेद कर दिया तो मोम यहाँ से निकल करके बाहर आ गया। अब अंदर से ये क्या हो गया, खोखला, और बाहर से क्या हो गया, शेप जो है वो आ चुकी है और वो हार्ड हो गई है। अब उसके अंदर जो है ये जो बनाया गया है कांसा, ठीक है, यानी कि घंटा धातु, इसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको इसमें भर दिया जाता था। तो वो जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसका शेप ले लेगा, और फिर ऊपर से तोड़ करके जो मिट्टी है जो अब हार्ड हो चुकी है उसको तोड़ करके अलग कर दिया जाता था। तो अंदर से वो मूर्ति घंटा धातु की बनके तैयार हो जाती थी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोम जैसे बाहर निकल जाता है, फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघलाई हुई धातु भर दी जाती थी, और वो धातु क्या थी, घंटा धातु। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती है, मतलब सॉलिड हो गई एकदम, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था, जिसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था।
तो ये इस प्रकार से लुप्त मोम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये मूर्ति आप देख सकते हैं, इमेज जो है वो किसकी है, कांस्य मूर्ति है, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। चलिए हम आगे पढ़ रहे थे मंदिर नगर के बारे में, तो आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारों में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ शनै शनै जो है धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता यानी कि अंदर जो पुजारी बैठे हुए हैं, जो भी ट्रस्ट यानी कि जो भी लोग उस मंदिर को संचालित कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में आए हुए धन को जो दक्षिणा वगैरह में मिलती है उसका क्या कर रहे हैं, वो व्यापारी और साहूकार में उस पैसों को लगा देते हैं, जिससे कि पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब पैसा बढ़ गया तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अब देखो मंदिर है, अभी स्टार्ट कोई मंदिर अगर आप स्टार्ट करोगे या कोई मंदिर अभी नया बना है तो ऑब्वियस सी बात है अभी तुरंत लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे लोग वहां पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मंदिर का भी अपना एक जो है खर्चा होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें बिजली, पानी, उसमें जो लोग रहते हैं, जो लोग आते हैं उनके लिए प्रसाद वगैरह, खाना पीना, इस सब की जो व्यवस्था की जाती है वो कहाँ से आएगी। तो जब वो उन पैसों को व्यापार और साहूकार में लगा दिया जाता है, तो पैसा जब ज्यादा आता है, उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, पुजारी भी बढ़ गए, है ना, जो पूजा पाठ करते थे, कामगार यानी कि मंदिर में काम करने वाले और आसपास काम करने वाले जो शिल्पी लोग थे वो भी बढ़ गए, व्यापार हो गया मंदिर के पास आसपास ज्यादा, और तीर्थयात्री और दर्शनार्थी बढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है। जैसे कि अब किसी भी मंदिर को ले लो, अभी वो बना नहीं है, बहुत छोटा है, जैसे उस मंदिर को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो फिर लोग वहां पर जाने लग जाते हैं। अच्छा, मंदिर जाने का केवल एक कारण ये नहीं होता कि व्यक्ति केवल अपने देवी देवताओं को देखने या उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो मंदिर में बहुत चीजें देखते हैं कि मंदिर की व्यवस्था कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मंदिर को बनाया जो गया है ना, जो क्राफ्ट्स है मंदिर की वो कितनी बेहतरीन है। आप कहीं जाओ, चीजों को ना ऐसे देखा करो कि उनकी दीवारों में क्या नक्काशी कर रखी है, कितने अच्छे अच्छे उनके अभिलेखों को पढ़ो, आप फील करो उन चीजों को कि यार कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो लोग उसके लिए भी जाते हैं। अपने आप में सुंदरता होती है, जैसे प्रेम मंदिर कितना बेहतरीन लगता है देखने में, है ना, व्हाइट कलर का, गजब ही लगता है। अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो नीचे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि प्रेम मंदिर अगर आपने देखा है। और ये एक ही मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर इतना बेहतरीन है, तो ना लोग देखने जाते हैं ये भी कि यार ये कितना बेहतरीन बना रखा है। ठीक है, तो लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर व्यापार भी बढ़ेगा ही। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों में सॉरी इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव भी हो गया। यानी कि भाई जब मंदिर एक जगह बना, मंदिर बना पहले कोई नहीं था, फिर धीरे धीरे जब मंदिर के आसपास लोग बसे तो वहां के व्यापारी तो वहीं रहेंगे ना, कोई दूसरी स्टेट से आके व्यापार तो करेगा नहीं, फिर वहीं बसने लगे लोग, तो चारों ओर मंदिर के क्या हुए, लोग बसने लगे, तो वहां पर अलग अलग नगरों का विकास होना शुरू हो गया। इसी को बोलते हैं मंदिर नगरों का विकास होना। तो कह रहे हैं कि भाई जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल्लन स्वामी यानी कि भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर, तो ये पहले अकेले थे, ये मंदिर पहले अकेले था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनके आसपास चारों ओर जो है अनेक नगर बन गए या बस गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर जैसे कि तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ठीक है, तो उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो तीर्थ स्थल जो है वो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और होने भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। आगे है, देखिए इन्हीं के बारे में बता रखा है कि तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु के अंदर है। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं जहां पर लोग जो है बस गए बहुत ज्यादा आकर के, और आसपास वृंदावन के आसपास तो देखियो कितने सारे नगर जो है बस गए। तमिलनाडु में कभी गया नहीं हूँ, बट मेरा बड़ा मन है तमिलनाडु जाने का, और साउथ इंडिया घूमने का बहुत ज्यादा मन है वहां पर, और मंदिर वगैरह तो मैं ऑब्वियस सी बात है बहुत पसंद करता हूँ। आप गए हैं तो भाई बहुत बेहतरीन, पर आप कहीं जाइए तो केवल देवी अपने इष्ट देव को देखने के अलावा वहाँ की नक्काशी वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे नगरों का उदाहरण है जो मंदिर की वजह से फले फूले, ये केवल एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। आगे देखिए, अजमेर जो कि राजस्थान के अंदर है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है कि 12th सेंचुरी के अंदर इनकी 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी क्या थी, अजमेर, जो कि आज के टाइम में कहाँ है, राजस्थान में है। और आगे चलकर मुगलों के शासक में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।
सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह अजमेर के अंदर है इन्हीं की, ठीक है। अध्याय 8 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ये बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह जो है वहीं पर है। तो कह रहे ये लोग यहाँ, ये तो 12वीं सदी में वहां पर बस गए थे अजमेर में। तो कह रहे और इनके जो भक्त हैं, ठीक है, जो इनकी बातों को मानते हैं, ऑब्वियसली बात है, या पंथों मतों से हुआ करता था। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, पुष्कर झील है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। और मैंने बताया पुष्कर झील के बारे में कि यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का भी मंदिर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, विश्व में केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो कहाँ पर है, पुष्कर में है। ये आप ध्यान रखना, कभी जाइएगा आप तो वहां पे जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है वो भी। मैं यहाँ गया हूँ इसलिए मैंने आपको बताया। आगे एक पढ़ने से पहले, छोटे नगरों का संजाल पढ़ने से पहले हम इस कॉलम को देखते हैं, शायद कुछ हमसे कह रहा है। अपने जिले के नगरों की सूची बनाइए और उनका प्रशासनिक केंद्र, मंदिर और नगर जो तीर्थ केंद्र है उनका रूप में वर्गीकरण करें। मतलब आप जिस भी जिले में रहते हैं देश के हमारे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, कह रहे उसकी आप सूची बनाइए कि आपके एरिया में कितने जिले आते हैं। जैसे दिल्ली में जितने भी जिले आते हैं उनका नाम लिखा, और आप कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये प्रशासनिक केंद्र है या मंदिर नगर है या वाणिज्य केंद्र है, ये क्या है। जिस पर भी है उस पर आप टिक लगाते रहिए, ठीक है। मतलब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो देखो मंदिर नगर के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिली। प्रसिद्ध सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज की दरगाह जो है, इनकी दरगाह का नाम है, ठीक है, अजमेर के अंदर। इनके बारे में हम बेसिकली तो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और इनके जो दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं सभी जो है पंथ मतों में यहाँ पर आया करते थे। और ठीक है, पुष्कर सरोवर के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें नहीं लिखा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर के अंदर। तो चलो, हमने प्रशासनिक केंद्र देख लिया, हमने मंदिर नगर भी देख लिया, और वो प्रशासनिक केंद्र में कैसे हो जाते हैं तब्दील वो भी देख लिया। अब देखते हैं छोटे नगरों का संचार। ये जो छोटे छोटे नगर है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा, ठीक है। संजाल मतलब जाल, फैलने लगे, अचानक चारों तरफ से चीजें फैलने लगी, छोटे छोटे नगर, है ना। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। मतलब जो पहले बड़े गांव थे वो छोटे छोटे नगरों में डिवाइड होने लगे। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहाँ के आसपास के गांव अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। अब देखो आज के टाइम में हम जिस वर्ड को मंडी बोलते हैं कि भाई चलो अनाज लेने कहाँ जाते हैं, मंडी जाते हैं, फल लेने के लिए फल मंडी जाते हैं, ठीक है। इसका पहले शब्द क्या था, मंडपिका। अब मंडी में आपको पता ही क्या होता है, वहां पर लोग अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट या हाट कहा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं। अच्छा, कोई चांदनी चौक गया है क्या? चांदनी चौक या चावड़ी बाजार, कोई दिल्ली का है? अगर दिल्ली का है, अगर आप चांदनी चौक और चावड़ी बाजार गए हो तो आप समझ जाओगे कि वो एक तरह की मंडी है, ठीक है। और वहां पर छोटी छोटी दुकानें जो है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, हट बोलते हैं या हाट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा जो शिल्पी थे, जैसे कि कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाले लोग, ताड़ी बनाने वाले लोग, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। मतलब लोहार बाजार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन सभी लोहे का काम कर रहे हैं। सुनारों के बाजार में जाओगे, यानी कि किसी गली में घुस के, वहां पर केवल सोने की चीजें बेची जा रही है। जो जितने भी दुकान है वो अलग अलग लोग चला रहे हैं, लेकिन वो सुनारों की बाजार कहलाएगी, है ना। ऐसे ताड़ी वाले, शक्कर बेचने वाले, कुम्हार, तेलिए अभी भी ऐसे हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इनके अलग अलग भी बाजार हुआ करते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। व्यापारी जो है नगर में आए और वहां पर रुक करके स्थायी रूप से, ऐसा नहीं कि आज यहाँ बेचा फिर चले गए, अपना कारोबार करते हैं। जैसे कि आपके आसपास की परचून की दुकानें है ना, दूध की दुकानें, वो कुछ इस प्रकार की है। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम करके क्रय विक्रय किया करते थे। अभी भी आते हैं, अलग अलग राज्यों में लोग आते हैं। जैसे राजस्थान से लोग निकलते हैं कुछ सामान बेचने के लिए, दिल्ली में बेच रहे हैं, फिर दिल्ली वाले कहीं और बेच रहे हैं, है ना। यूपी में जाके बेच रहे हैं, यूपी वाले कहीं और बेच रहे हैं। वो वैसे व्यापारी हो गए जो नगर नगर घूम करके क्रय विक्रय करेंगे, सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और कुछ ऐसे जो वहीं स्थायी रूप से रुक करके बेचते हैं, ठीक है। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर,
पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। जो आसपास और दूर दराज के व्यापारी हैं, मतलब किसी के लिए भाई पास हो जाएगा ना, जैसे कि आप मान लो किसी चीज के व्यापारी हो तो आपके आसपास के लोगों के लिए तो आप आसपास के व्यापारी कहलाओगे, लेकिन जो दूर है उसके लिए आप दूर दराज के व्यापारी कहलाओगे। तो ये लोग नगरों में जाते हैं स्थानीय उपज खरीदने के लिए, कि भाई इन्होंने खरीदा वहां से कि जो भी उनकी बेहतरीन चीज है, और फिर दूसरी जगह जाते हैं बेचने के लिए। जैसे कि घोड़े को कहीं से खरीदा, फिर कहीं और बेचा, नमक कहीं से खरीदा, कहीं और बेचा, कपूर कहीं से खरीदा, कहीं और बेचा, केसर कहीं से खरीदा, केसर को कहीं और बेचा, पान सुपारी किसी एक जगह से खरीदी, मान लो यूपी से पान सुपारी खरीदी, उसको ला करके उन्होंने दिल्ली में बेच दिया, है ना। काली मिर्च कहीं से खरीदी, उसको तमिलनाडु में बेच दिया, है ना। इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे भी व्यापारी हुआ करते थे। तो ये बात रही छोटे छोटे नगरों का संजाल के बारे में। चलिए ये देखिए एक फोटो है, यहाँ पर नगर का एक बाजार दिखाया गया है। देखो कितना बेहतरीन है ना, कि देखो ये आसपास किले बने हुए हैं और नीचे देखो ये छोटी छोटी दुकानें जो है ये बनी हुई हैं, ये हाट कहलाती है ना। ये छोटी छोटी दुकानें क्या कहलाती है, हाट कहलाती है। कहीं घोड़े बिक रहे हैं, पहले तो बिका ही करते हैं ना, इंसान भी बिका करते थे, एक टाइम ये भी था। तो यहाँ पर चीजें जो है कुछ इस प्रकार से बिक रही हैं, लोग आते थे और वो खरीदा करते थे, उनको जो भी पसंद हुआ करता था, है ना। आज भी अगर आप बाजार वगैरह में जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा। अब देखो उसी को हम आगे पढ़ते हैं। आगे है, आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। भाई ऑब्वियस सी बात है, उस पर बहुत ज्यादा पैसा था, तो वो डोमिनेट करने के लिए या डोमिनेंस दिखाने के लिए क्या करेगा भाई, किले बंद करके अपना महल बना लेगा। वो महल ही हो गया उनके लिए तो, ताकि कोई लोग उन पे आमतौर पर उनके घर में ना घुस जाए। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिर को प्रदान कर देते थे। जो लोग वहां पर सामान बेच रहे हैं ना, तो ये लोग जमींदार होते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम आपके सामान पे क्या लगाएंगे, टैक्स यानी कि कर लगाएंगे, और आपको इतने रुपए हमको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर बेच रहे हैं तो। और इसका अधिकार, उस टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो कुछ कभी कभी क्या करते थे, जो स्थानीय मंदिर है वहां का, मतलब उस नगर का जो मंदिर है, ठीक है, उसको बोल दिया कि भैया आप क्या करो, आप इनसे टैक्स ले लो। जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा या व्यापारियों द्वारा कराया गया होता है। मतलब उन्होंने ही मंदिर बनवाया, या उनके जैसे जो बड़े बड़े पूंजी वाले व्यापारी थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और वहां पे जिस व्यक्ति को बैठाया तो बोला कि भाई आप एक काम करो, इन कारीगरों से ये जितने भी लोग बाजार में काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, इनको बेचने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना सामान बेचेंगे लोग उतना ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा लोग आएंगे सामान बिकेगा, ये लोग बनाएंगे तो इनका ही फायदा है। अब बस एक काम करो, इनसे टैक्स ले लो, ठीक है, और टैक्स लेकर के रख लो, ताकि मंदिर भी चलता रहे और इनका भी काम चलता रहे। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है और आज भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो है लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर यहाँ पर दिखाया गया है, कि वो देखो लकड़ी पे कैसे छैनी हथौड़े का इस्तेमाल करके, अब आज के जैसे हथौड़े तो होते नहीं है ना, उससे जो है ये देखो कितना अच्छा क्राफ्ट जो है वो बना रहा है। ठीक है, अब तो मशीनरीज आ गई हैं सारी। अब देखो एक कॉलम है यहाँ पर है बाजारों पर कर। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि जो सामंत थे, है ना, जो बड़े बड़े पूंजीवाद व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मंदिर बनाए छोटे छोटे से, या जो है स्थानीय मंदिर या तो अकेले बना लिए, या फिर क्या करा, तीन चार लोगों ने मिलकर के बना दिया। अब आसपास लोग बेच रहे हैं तो मंदिर है, तो यार मंदिर के आसपास बाजार बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोग तो आएंगे देखने के लिए, तो वहीं खरीदेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि आप उस पर टैक्स लगा दो, मंदिरों को ये अधिकार दे दिया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, कि यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, ठीक है, समरी है, जिसमें वे शुल्क दिए गए जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। क्या बोला देखो, शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर, कपड़े पर कर लगाए जाते थे, मतलब इन चीजों पर लगाया उन्होंने टैक्स। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर, है ना, क्या कहते हैं, आसकों और तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। अच्छा, टैक्स अलग अलग थे, ऐसा नहीं कि सब पे सेम था, अलग अलग थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य जो है नगद के रूप में वसूले जाते थे। मतलब कुछ टैक्स ले लिए जहां पर आपको सामान के बदले सामान देना पड़ेगा, मतलब अगर आप चार बेचते हो, कोई चीज आपकी चार बिके, तो भैया एक जो है टैक्स के रूप में ले ली जाएगी, या फिर कुछ पर नगद रूप में जो है पैसे लिए जाते थे। तो ये बाजारों पर कुछ इस प्रकार का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन्हें इकट्ठा करें, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग जो है किस काम के लिए होता है। आज के टाइम में बाजार में जो टैक्स है वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, मंदिर वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, अब तो जीएसटी आ गया है भाई,
जिसके अंदर CGST SGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले लेती है। GST के अंतर्गत जैसे 18% किसी पे लगा तो 9% CGST लग गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, और SGST लग गई यानी स्टेट गवर्नमेंट 9% ले गई अपना। तो अलग अलग प्रकार के जो है टैक्स, अभी तो GST चल रहा है, इस प्रकार से लिए जाते हैं। और लेकिन पहले के टाइम में सामान के बदले सामान या फिर कुछ नगद पैसे लिए जाते हैं, आज के टाइम में पैसे ही लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते हैं, उनमें बंजारे लोग, कह रहे अध्याय 7 को देखेंगे पता चलेगा। बंजारे लोग जो आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और हैं, ये लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। संघ यानी कि बहुत सारे लोग जो है मिलकर के किसी एक चीज को करते हैं, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ा बेचते हैं, बट ये बात नहीं करेंगे, इनका एक लीडर है, वही बात करेगा कि भैया आपको घोड़े चाहिए, चलो इसका बिकवा दिया। अब बिकने के बीच में ऑब्वियस सी बात है, बेचेगा तो भैया कमीशन तो खाएगा ही, है ना। ऐसे उनका घर चल रहा था, ऐसे राजाओं का काम चल जाता था, और ऐसे ही व्यापारियों का। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। काफिले मतलब बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ यात्रा करते हैं, उसको बोलते हैं। और ये इसलिए करते थे क्योंकि भाई इनके हितों की रक्षा हो सके और व्यापार संघ जो है वो बने, या मतलब एक साथ मिलकर के लोग व्यापार करें। आगे है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ बने। उनमें सबसे प्रसिद्ध है मणिग्रामम और नाना देसी। ठीक है, ये जो दो संघ है ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है भाई? मणिग्रामम और नाना देसी, जो घोड़े बेचते हैं ना लोग, उनके संघों से, यानी व्यापारी संघों से जो है रिलेटेड है। ये व्यापार संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार ये लोग करते थे। बहुत फला फैला जो है काम था। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी इसमें शामिल हैं, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो भैया देखो, दक्षिण पूर्व एशिया से क्या क्या मिल गया? चीन से मसाले ले लिए, टीन ले लिए, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी, और जो है अफ्रीका से मिल गया सोना और हाथी दांत। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या चीज वो व्यापार करते थे। आगे है, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि, ये जो मसाले हैं कब उगाते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु में। यूरोपीय व्यंजनों में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग जो है बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था भाई, बहुत बेहतरीन जो है कॉटन कपड़े इंडिया के होते थे। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापार को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगर का रूप किस प्रकार बदल गया, इसके बारे में हम आगे शीघ्र पढ़ेंगे, मतलब वीडियो आपको शीघ्र मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर कुछ हिंट हमारे को मिल गए हैं कि किस प्रकार से व्यापार जो है वो बढ़ता है। देखिए, देश के अंतर्गत तो चीजें बढ़ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक नगर का सामान एक ही नगर में बेच रहे हैं, फिर दूसरे नगर में बेचते हैं, फिर दूसरे राज्यों में बेचते हैं। तो ये तो हो गया देश का जो है अंदर सामान को बेचना। लेकिन अगर उस सामान की वैल्यू, उस सामान की डिमांड बाहर के देशों से, किसी और कॉन्टिनेंट से, ठीक है, अगर बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी व्यापार क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो इसी की इसमें बात की जा रही है। आगे काबुल के बारे में कुछ बताया गया है। काबुल के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ याद है आपको? काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग जो है बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये सिल्क रूट जो है वो चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो का जो एक सौदागर है, जो क्या नाम है उसका, जो बेप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष
30,000 रुपयों का होता था, जो उस दिनों एक भारी रकम समझी जाती थी। भाई आज के टाइम में नहीं है, बट उस टाइम तो बहुत बड़ी चीज होती थी। काबुल से मेवे, खजूर, ठीक है, यानी कि काबुल से क्या ले लिया भाई, मेवा ले लिया, खजूर ले लिया, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में इसको बेचा जाता था। इनके अलावा गुलामों की बिक्री के लिए भी गुलामों को यहाँ से बिक्री के लिए भी यहाँ से लाया जाता था। मतलब गुलाम भी मिल गए, यानी जो लोग होते हैं और दास दासी लोग या औरत, ठीक है, वो भी बेचे जाते थे भाई पहले के टाइम में। तो आज के टाइम में इलीगल है, आज के टाइम में आप ऐसा कुछ काम मत करिएगा, ठीक है। तो व्यापार जो है काबुल से कुछ इस प्रकार से होता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नगरों में शिल्प। अब नगरों में किस प्रकार के शिल्प कला है वो यहाँ पर देखनी है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इमेज को, क्या नक्काशी की गई है इसके ऊपर। ये आज की नहीं, उन टाइमों की बात है। अब ये ध्यान रखिएगा, पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण लगा रखा है। इसके ऊपर मोमबत्ती रख करके जलाया जाता था, ठीक है। तो बीदर के शिल्पकार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें हम, यस सर, जो भी है आप, है ना। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदड़ी पड़ गया। बीदर में जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे। जैसे ये जो लगा रखा है ना, इस पे जो बना रखे हैं, इसके लिए वो इतने ज्यादा फेमस थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदड़ी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक थे। इनके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकलवार, ठीक है, कैकलो कैकोलार सॉरी, है ना। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, काम बहुत ज्यादा होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप समृद्धशाली हो जाएंगे, है ना। और सभी लोगों पे आएगा तो इसका आपका समुदाय भी जो है वो समृद्धशाली हो जाएगा। और वे मंदिरों को भी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य, जैसे कि कपास को साफ करना, उसको काटना, उसको रंगना, भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। मतलब कोई भी कर सकता है इसके लिए, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। कि आपको क्या करना है ना, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा उस चीज के बारे में। जितना अच्छा आपका फाइन काम होगा ना, है ना, क्राफ्ट में तो यही है ना यार, शिल्प आप बना रहे हैं तो जितना फाइन होगा वो, जितना रियलिस्टिक लगेगा, उतना बेहतरीन होगा, लोग उतना अट्रैक्ट होंगे उसकी ओर। ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर शॉल का बॉर्डर देखिए, है ना, चित्र 5, ये शॉल है, उस पर ये बॉर्डर बना रखा है ना। अगर आप लड़की हैं तो ज्यादा ध्यान देंगे इस पे, लड़के हैं तो केवल इतना ध्यान देंगे कि अच्छा बना रखा है बस। कह रहे देखिए कितनी अच्छी से नक्काशी इसमें की गई, एकदम फाइन कर रखा है ना। अब शहरों के बदलते हुए भाग्य, एक कॉलम है, इसको देखते हैं हम। कई शताब्दियों कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, यानी गुजरात के अंदर है, ऐसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि में सिकुड़ गए। तंजावुर ज्यादा फैला था, उसके बावजूद वो सिकुड़ गया, वो फैल नहीं पाया उतना ज्यादा जितना अहमदाबाद जो है वो फैल गया, है ना। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में वो उभरा। मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस हुआ, रेशमी वस्त्रों के लिए, ठीक है। किस नदी के किनारे है, भगीरथ नदी के किनारे। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। इतने सारे सवाल बनते हैं मैम, ठीक है। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। कौन, मुर्शिदाबाद, ठीक है। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके, है ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी डुबा गई। अब जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, मैप जब हमने देखा था तो एक चीज ध्यान दी थी हमने कि हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत, इन तीन को बॉक्स बना करके उन्होंने लिखा था। तो हम उन तीनों ही नगरों के बारे में क्या करेंगे, नजदीक से नजर डालेंगे, मतलब थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अब देखो एक चित्र देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यह है हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवारों से बुर्ज का दृश्य। कि ये बुर्ज बना हुआ है यहाँ पर बीचों बीच, आपको जो दिख रहा है ना, ये बुर्ज बना हुआ है, और ये दीवार लगी हुई है यहाँ पर जो टूट गई है, ठीक है। ये क्या है, ये दीवार लगी हुई है जो कि टूट गई है। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखो बुर्ज जो है वो किस प्रकार से दिखता है।
अब चलो हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं हम्पी के बारे में, ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। नदियों का नाम आपको ध्यान रखना है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल बन गया था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की गई थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसा करके गूंथा गया था। मतलब यार सीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रखा है, एक दूसरे में ऐसे अटैच करके फंसा करके कर रखा है, तो ना दीवार हिलेगी और ना ही गिरेगी। मतलब टेक्नोलॉजी समझ रहे हो आप, सन 1336 की बात कर रहे हैं हम, उस हिसाब से सोचो आप, है ना। कॉलम को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पैरा को निपटा लेते हैं, है ना। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, मतलब बहुत ही यूनिक थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद बने हुए थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल, टोंडो और टोंडो की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने रखे हुए थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायाम रहता था। मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में काफी ज्यादा समृद्धशाली ये हो चुका था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मतलब इतना आते थे यहाँ पे लोग कि यार क्या है इस एरिया में, इस नगर में, कि इतना समृद्धशाली है ना। अब एक और इमेज है नीचे, वो है हम्पी के विट्ठल मंदिर का, जो है एक रथ बना हुआ है जो कि पत्थर से बनाया गया है। तो विट्ठल मंदिर कहाँ पर है भाई? हम्पी में, ध्यान रखना। विजयनगर को जब उजाड़ दिया था तो उसमें हम्पी शहर जो है वही बच गया था खाली। हम आगे देखते हैं। आगे है, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा यानी कि देवताओं की मूर्ति राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती दिखाई गई है। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे या करते रहा करते होंगे, है ना। अब स्वागत करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों के नजराने जो उपहार आते हैं ना उसको कहते हैं, वो वहां पर लिया करते थे। वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। ठीक है, तो 1565 में ये खत्म हो गया था। 1336 में ये शहर बसा, 1565 में ये खत्म हो गया। बहुत ही समृद्धशाली विजयनगर के बारे में आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और वैसे भी आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने तेनालीरामा का सुना ही होगा नाम, है ना, तो विजयनगर में ही थे वो। अब चलते हैं, इस कॉलम को हमने जो छोड़ा था यहाँ देख लेते हैं, किलेबंदी पर एक नजर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग इस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं और उस द्वार के भीतर राजा के एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से काफी सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि एक मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसकी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट यानी कि चपटी है। तो किलेबंदी के लिए आपको पता ही है कि इन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब चूने का इस्तेमाल नहीं करा जो टाइट हो जाते हैं, बल्कि खांचे वाले ईंटों का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतराज सागर जलाशय का निर्माण यहीं पर किया गया था। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचे और खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। कृष्णदेव राय वही राजा जो तेनालीरामा में आप सुनते या देखते आए हैं। ठीक है, तो विजयनगर के ही राजा थे। चलिए, अब हमने हमने हम्पी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सूरत के बारे में, जो कि गुजरात का एक
हिस्सा है। ठीक है, सूरत पश्चिमी का प्रवेश द्वार। अगर आप वेस्टर्न हिस्से से हमारे देश में आ रहे हैं, अब तो आप आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त सूरत के जरिए ही आप आ सकते हैं। और दुनिया का सबसे ज्यादा हीरा जो है, हीरा की कटाई जो है वो यहीं पर की जाती है। वाणिज्य केंद्र बोलते किसको है ना? यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। चलो हम सूरत के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। सूरत मुगल काल में कैबे, अनाज के खंबात, और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मूस की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार बन गया था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, मतलब मक्का अगर जाना है तो सूरत से होकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न का हिस्सा पड़ता है ये, इसीलिए। क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना हुआ करते थे, है ना? सूरत के बारे में बात की जा रही है। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम बन गए थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1600 अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। मतलब ये इतना बड़ा बंदरगाह बन गया था। ठीक है, सूरत में ऐसे अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी के काम के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार वो लोग उपलब्ध कराते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी और कॉन्टिनेंट में अगर जाना है वेस्टर्न हिस्से तो आप सूरत से ही होकर के जा पाएंगे। ठीक है, राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे, कि लोग अगर किसी भी राज्य से इस स्टेट में, इस नगर में आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आराम से विश्राम कर सके, ठहर सके, उसके लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी बने हुए थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराका में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त थी। अब एक वर्ड आया हुंडी। हुंडी बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अत्यंत प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह का बैंक की तरह काम कर रहा है। जैसे कि मान लो आप किसी स्टेट ए में हो, यहाँ पर आपका कोई एक बैंक है, ठीक है, जिसका नाम है XYZ, और भाई आपने इस बैंक में पैसा जमा करा दिया और आप किसी दूसरे स्टेट में चले गए, काफी दूर, या किसी दूसरे स्टेट में नहीं, किसी दूसरे देश में चले गए, आप इराक में चले गए, इराक में भी ये बैंक है ए, जिसका नाम है XYZ। अब आपने पैसे यहाँ जमा कराए हैं अपने देश के, लेकिन यही बैंक आपको यहाँ भी मिल गया, तो आप वहां से जमा करेगी पैसों को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ शुरू हो गया था? सूरत के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना डेवलप था वो। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी आधा जो है पतन प्रारंभ हो गया था, आधा तो भाई खत्म हो गया था। तो इसके कई कारण थे, रीजन थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादों की हानि। भाई मुगल साम्राज्य ने क्या करा? उत्पादों की हानि करवा दी। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लेना। बंबई यानी कि वर्तमान मुंबई में प्रतिस्पर्धा। अब पहले तो भाई वेस्टर्न हिस्से से निकलना था तो सूरत था, लेकिन अब बंबई भी आ गया, है ना? और 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ऑब्वियस बात है, पूरे विश्व का जो हीरा है ना, वो यहीं पर सबसे ज्यादा कटता है, हमारे ही देश के अंदर। ठीक है, सूरत में। अब जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। तो हमने हम्पी के बारे में पढ़ लिया, सूरत के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मछलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। किस नदी पर है भाई? ये आपको ध्यान रखना है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर रहा था। अलग अलग प्रकार के कार्य जो यहाँ पर किए गए थे। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ठीक है, उसका जो किला है वो किसने बनाया? हॉलैंड वासियों ने बनाया। अब यहाँ पर एक कॉलम है, इसको देख लेते हैं हम। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते, ठीक है, हाँ गुमास्ते लिखा है, विलियम
मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई लॉर्ड लगा दिया आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, मतलब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीकों से बना हुआ, मतलब एकदम बेहतरीन बना हुआ भी है। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है, मतलब अच्छी जगह पर नहीं है, जगह खराब है। इसके अलावा जल स्रोत खारे पानी का है, मतलब यहाँ पर पानी जो है वो खारा है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर जहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई कि भाई यहाँ पर जो है जहाज रुक सकते हैं, जिसमें व्यापारी लोग यहाँ आने और रहने लगे। चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करते थे। तो काफी खारे पानी है यहाँ पर और इतना डेवलप नहीं था, तो मछुआरों का ये गरीब नगर इसको बनाया गया या घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिए हम जो पढ़ रहे थे गोलकुंडा के बारे में, तो गोलकुंडा के कुस्तबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। ठीक है, शाही मतलब भाई बड़े लोग, ठीक है, एकाधिकार मतलब उन्हीं का एक अधिकार होगा। इसमें क्या बोला गया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेट्टियारों और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। हम आगे कर लेते हैं इसको। पहले जब मुगलों ने गोलकुंडा तथा अपनी शक्ति बढ़ा ली जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुल्मा ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मतलब गोलकुंडा जो है अब वो मुगल अधीन हो गया है, मुगल राज्य के अधीन हो चुका था। और क्योंकि उस पर कब्जा करने के लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हॉलैंड वाले और अंग्रेज दोनों ही थे कि भैया हम तो कब्जा कर लेंगे मसूलीपट्टनम पर। बट उनको आपस में उन्होंने लड़वा दिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करेंगे। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, जो कि आज का मुंबई है, कलकत्ता, पहले क्या अभी का क्या है कोलकाता, और मद्रास, जो आज का चेन्नई है, तो कह रहे कि जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। मतलब यहाँ से व्यापारी उठ के कहाँ चले गए, बंबई चले गए, मद्रास चले गए और कलकत्ता चले गए। तो भाई इसकी जो समृद्धि थी कि भैया इतना फला फूला था, गया, है ना, क्योंकि मेन पैसा तो आ उन्हीं से रहा था, वो लोग चले गए। और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका भी जो है पतन शुरू हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर के रूप में, नगर से अधिक कुछ नहीं है। मतलब जो इतना बड़ी वो चीज थी मसूलीपट्टनम, भाई कुछ नहीं बचा, है ना, समय भैया समय, है ना। आगे है नए नगर और व्यापारी। अब देखो हमने सूरत के बारे में पढ़ लिया, हम्पी के बारे में पढ़ लिया, मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ लिया, जो बहुत फले फूले, बहुत चले और फिर खत्म हो गए। मतलब उनका जो समृद्धि थी उनकी वो खत्म हो गई। अब नए जगह लोग गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। मसूलीपट्टनम से भी लोग निकल के कहाँ चले गए, मुंबई चले गए, जो है कलकत्ता चले गए। अब जब नई जगह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नए नगर बनेंगे, नए नगर के लिए नए व्यापारी आएंगे, है ना। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नए नगर और व्यापारी को भी देखते हैं कि इसमें किन नगरों के बारे में बताया जा रहा है और वहां के व्यापारी जो है क्या बेचा करते थे या खरीदा करते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारियों देशों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। कब, 16 और 17 सेंचुरी में जो यूरोप के देश थे, उनको बेसिकली क्या चाहिए था, मसाले और कपड़े, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला उन्होंने किया, अंग्रेजों का, बेसिकली जो हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी थे। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया, मतलब नौसेना लगा दी और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब वो स्वतंत्र काम नहीं कर सकते, बल्कि उनके एजेंट के रूप में काम करेंगे, कमीशन बेस पर आगे वो।
अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। आगे है वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया, है ना भाई। इससे नए शिल्प का विस्तार हो गया या इन शिल्प का विस्तार हुआ और भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, डेवलप होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी, क्योंकि वो अधीन हो गए थे और बेसिकली स्वतंत्र रूप से व्यापार आप कर नहीं सकते थे, वो अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं। तो एजेंट के रूप में काम करेंगे, वो काम ला करके देंगे, ये काम करेंगे और माल अंग्रेजों को बेचेंगे, अंग्रेज यूरोप में बेचेंगे, तो वो डायरेक्टली आप बेच ही नहीं सकते हैं, है ना। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। मतलब किसी एक से पेशगी ले ली, पैसे ले लिए, तो भैया आप कपड़े वो उन्हीं के लिए बुनेगा, किसी और के लिए नहीं। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के ही कपड़े जो है बुनने थे और उनके मांग के अनुसार ही बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। मुंबई यानी कि बंबई मतलब मुंबई, कलकत्ता कोलकाता, मद्रास यानी कि चेन्नई, आज के बहुत बड़े नगर हो चुके हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए, मतलब वो लोग जब यहाँ पर आए तो ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी, ठीक है, टाउन्स मतलब उनके रहने की जगह, और शिल्पकारों ने इन ब्लैक टाउन्स में शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। सीमित मतलब उनको लिमिटेड कर दिया गया। अब जो शिल्पकार स्वतंत्र थे, स्वतंत्र मतलब भाई आप जो है कोई भी डिजाइन बना सकते हो, नया डिजाइन आप लेकर के आओगे, नए लोग, नए व्यापार, है ना, नया कपड़ा, अब वो सब कुछ बंद हो गया। अब आप वही काम करोगे जो आपको दिया जाएगा, उतना ही पैसा आपको मिलेंगे जो आपसे बात की गई है, अब वो भी शायद ना दे, है ना। तो सब कुछ जो है लिमिटेड कर दिया गया था। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपने आवास बना ली। इनको ला करके ब्लैक टाउन्स में बिठा दिया, जहां पर ब्लैक मतलब देसी, ठीक है, देसी व्यापारी, जो एक जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे, और खुद चले गए बड़े बड़े कोठियों में। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। अगले वर्ष बोले तो क्लास 8th में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखो, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखो व्यापार कैसे हो रहा है। ये जो है, ये जो चीजें यहाँ पर है, कलर इसका पहले बदल लिया जाए ताकि दिख जाए। ये जो है, इसमें बैठते हैं लोग और ये उठा करके लेके जाते हैं, जैसे ये लेकर के जा रहे हैं ना, ये लेकर के जा रहे हैं ऐसे। हाँ, ये देखो अंग्रेज घूम रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे देसी लोग, ये ब्लैक टाउन्स, और ये देखो बड़ी बड़ी कोठियां यहाँ पर। ये केवल एक वो है, ये रोड की दृश्य दे रखी है। अब देखो यहाँ वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डिगामा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आएंगे, और ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारे इसका अध्याय का। ये अध्याय हमारा यहाँ पर कंप्लीट वैसे भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर से आपको सवाल मिलेंगे, देखो कौन से। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। कहाँ आने के लिए? भारत आने के लिए, ठीक है। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने का जो है इच्छा प्राप्ति से आए थे। बहुत सारे जो व्यापारी थे, नाविक थे, वो भारत इसलिए आना चाहते थे कि पहले तो हम इसके मार्ग ढूंढ ले, एक नया मार्ग ढूंढ ले कि भारत में कैसे पहुंचा जा सकता है, और यहाँ से मसाले जो हैं वो ले लिए जाए। पुर्तगाली नाविक, ठीक है, वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करते भारत पहुंचा। ये पहला पुर्तगाली था, ये पहला वो व्यक्ति था जिसने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा था, वास्को डिगामा 1498 में, ठीक है, ठीक है। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था, क्योंकि भैया वो व्यक्ति जो है नया मार्ग ढूंढ रहा था, इसलिए वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। पहली बार भारत में आया था 1498 में वास्को डिगामा। ये पहला वो व्यक्ति है जिसने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा था, भारत को नहीं ढूंढा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समुद्री मार्ग ढूंढा था केवल भारत आने के लिए 1498 में। फिर ये 1503 में दोबारा आया था, जब पुर्तगाली व्यापार करने के लिए भारत में आ गए थे। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसे उसके
4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने भी कि भैया हम भी क्या करेंगे, भाई हम भी रास्ता ढूंढेंगे, है ना। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक, यार ये क्यों आ जाता है, चलो हटा दिया। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है, मतलब उल्टी दिशा से आने की कोशिश कर रहा था वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भांति और इसी कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। भैया ये लोग वहां पहुंचे और सोचो ये नष्ट वष्ट करने लगे, मतलब वास्को डिगामा ने सही रास्ता ढूंढा जो सबसे पास का पड़ा। ये बंदा उल्टा आ रहा है कि भाई पृथ्वी गोल है तो मैं इधर से भी तो जा सकता हूँ भारत, और यहाँ से भारत की जगह कहाँ पहुंच गया वो, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज को कोलंबस ने ढूंढा था और वहां से इसने अब दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे हिस्से को अपने अंडर में ले लिया और वहां की जो पहली बस्ती थी उसको नष्ट करके नई बस्ती इन्होंने बसानी शुरू कर दी। तो ये रही इस अध्याय की सारी बातें, जितना एक्सप्लेन किया जा सकता था मेरे द्वारा मैंने किया। तो उम्मीद है कि आपने भी कुछ सीखा, मैंने भी कुछ सीखा, है ना। ये व्यक्ति है वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में इन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढा था और 1503 में पुर्तगाली गोवा में आ गए थे व्यापार करने के लिए, और ये इन्होंने जो रास्ता ढूंढा था वो राज्य हमारा गोवा है। तो कहाँ पर आए थे ये लोग, गोवा आए थे, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके होम पेज पर फटाफट से, जिसका नाम ऑब्वियस सी बात है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा जरूर और उम्मीद वही है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखो छोटे में भी निपटाया जा सकता था लेकिन हम सीख रहे हैं तो जितना ज़्यादा सीखने को मिले उतना फ़ायदा है। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।